के मालिक का नाम मलिक शरीफ था। शहर के वस्त में उसका अपना ज़ाती 2 मंजिला मकान था। बुनियादी तौर पे वो एक बिल्डर था। प्लाट खरीदकर उस पर मकानात, दुकानें तामीर करना और महंगे दामों से फ़रोख्त कर देना उसका कारोबार था। अंधेरी कोठी दरहकीकत उसके मरहूम बाप ने किसी से खरीदी थी। इसके मरने के बाद मलिक शरीफ ने भी इसे कई बार फ़रोख्त करने की कोशिश की, लेकिन इससे मुतालिक पुरअसरार वाक़ियात ने इसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल ही डाउन कर दी थी। यूँ भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक शहर भर में तकरीबन 40 घर और कोठियाँ ऐसी थीं जो कई बरसों से वीरान और उजाड़ पड़ी हुई थीं और अपने आसेब की वजह से शहर और बैरून शहर के बासियों में शोहरत रखती थीं। इन्हें कोई खरीदने की तो कुजा रातों को करीब से गुजरने की भी जुर्रत नहीं रखता था। मलिक शरीफ एक ठेठ कारोबारी शख्स था। इसने बारहा इस अंधेरी कोठी को औने पौने फ़रोख्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अब तक कामयाब नहीं हो पाया था। बिलाखिर एक रोज़ उसकी मुराद बर आई। कोई रिजवी साहब थे जिन्होंने इस अंधेरी कोठी को खरीदने के लिए एक रोज़ मलिक शरीफ से राब्ता किया। मलिक शरीफ की तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने मामला तय करने के लिए फ़ौरन रिजवी साहब को अपने दफ्तर बुला लिया। ताहम वो हैरान भी था कि आखिर ये शख्स अंधेरी कोठी को क्यों खरीदना चाह रहा था। क्या इसे इसकी शोहरत के बारे में इल्म न था? बहरतौर इसे तो आम खाने से मतलब था, पेट गिनने से नहीं। मुलाकात पर पता चला कि वो तवील अरसे बैरून मुल्क रहने के बाद अब यहाँ अपने मुल्क में सेटल होना चाहते थे। फैमिली समेत यहाँ वो मिठाई का कारखाना और दुकान खोलना चाहते थे। यहाँ वो अपने बीवी बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहते थे। क्या आप वाकई इस कोठी को खरीदना चाहते हैं? बिलाखिर इधर उधर की बातों के बाद मलिक शरीफ ने ज़रा गैर यकीनी से अंदाज में रिजवी साहब से पूछा, अरे भाई, आपको भला क्यों शुबा है कि मैं इस कोठी को नहीं खरीदूंगा? रिजवी ने हैरत से पूछा। मलिक शरीफ ने दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए सोचा कि मामला तय होने से पहले इन्हें साफ और सच्ची बात बता ही देनी चाहिए। यूं भी ऐसी बातें न थीं जो रिजवी के इल्म में न आती। चुनाचे मलिक शरीफ ने जब इन्हें अंधेरी कोठी की पुरअसरार शोहरत से आगाह किया तो वो बेख्तियार एक तवील कहकहा लगाकर बोले, अरे छोड़िए मलिक साहब, आप भी किसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। वैसे आपकी इतला के लिए बता दूं कि मैं ना सिर्फ इस कोठी का सर्वे कर चुका हूं, बल्कि मुझे इससे मुतालिक सारी अफवाहों का भी इल्म है। लेकिन मैं आपको इस कोठी की लैंड कास्ट वैल्यू की रकम हरगिज़ न दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने इसके बहुत कम दाम लगा रखे हैं। इसलिए आप ये ख्याल भी जहन में मत लाइएगा कि इन सब बातों को जानने के बावजूद मैं इस कोठी को खरीदने में दिलचस्पी रखता हूँ और यूँ आप इसके दाम बढ़ाने की कोशिश करें। दरअसल मैं ऐसी ही जगहों को इनकी मार्केट वैल्यू डाउन होने की वजह से ही खरीदने की कोशिश करता हूँ। रिजवी की सराहत सुनकर मलिक शरीफ समझ गया कि शख्स खासा चालाक था। बहरतौर इसके लिए यही काफ़ी था कि औने पौने दामों ही सही, यानी भागते चोर की लंगोटी सही के मुस्ताक उसने भी वही दाम बताए जो पहले से तय कर रखे थे। फिर दोनों के दरमियान मामला तय हो गए और अंधेरी कोठी रिजवी की मिल्कियत में आ गई। कोठी 3-4 मंजिल से कम न थी। कदीम तर्ज की इस कोठी में पुख्ता ईंटों से ज़्यादा इमारती लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ढलवानी छत, मेहराबी दरीचों के अलावा 4 दीवारी भी थी, जो वक्त के साथ साथ कई जगहों से उधड़ चुकी थी। शकस्ता गेट भी नींव होकर ज़मीन में धंस चुका था, जिसका दरमियानी खला आदम गुजार था। चलो अंदर साजिद, हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मान नासिर ने इसे ठोका दिया। यार नासिर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, साजिद ने कपकपाते लहजे में कहा। डरने की क्या ज़रूरत है? तुम भूल गए रंगामती ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमें अंधेरी कोठी के वीरान और उजाड़ माहौल से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। आओ पहले मैं अंदर दाखिल होता हूँ। नासिर ने उसकी हौसला अफजाई की और साजिद ने टार्च निकाल कर रोशन की तो नासिर बिला धड़क चौबी दरवाजे के दरमियानी खला से अंदर दाखिल हो गया। साजिद को भी हिम्मत हुई और फिर वो भी इसके अकब में अंदर दाखिल हुआ। अहाता वसी और अरीज था, मगर यहाँ जा बजा खुदरो घास उगी हुई थी। बरगद और नीम के पेड़ भी थे, जिनकी कई शाखें जटाओं की तरह झूल रही थीं। कोठी के मरकजी दरवाजे की तरफ जाने वाली कतरे बल खाती हुई पुख्ता रविश की ईंटें भी जगह जगह से उखड़ी हुई थीं। वो दोनों अपने धड़कते दिलों पर काबू पाते हुए धीरे धीरे मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे का एक पट बिल्कुल गायब था, जबकि दूसरा अपनी जगह मौजूद था, मगर इस तरह के टूट कर निस्फ गिरने के अंदाज में झुका हुआ था। जब वो दोनों टूटे हुए मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचे तो साजिद रुक गया और लरसती हुई आवाज़ में नासिर से बोला, मैं तो वापस जा रहा हूँ। नासिर ने इसे झड़का। बेवकूफ़, हौसला करो, बाद की मुसीबत से बचना चाहते हो तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। साजिद ने दोबारा हिम्मत बांधी और आगे बढ़ा। फिर दोनों टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। टार्च का हाला अंदर उजाड़ और उखड़े हुए पलस्तर वाली दीवार पर गर्दिश कर रहा था। यहाँ भांत भांत का काट कबार भरा हुआ था। कुछ
दरवाजे भी नजर आ रहे थे जो जमीन में धंसे हुए जैसे सदियों से बंद पड़े थे। साजिद अपने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च दाएं बाएं नीचे ऊपर गर्दिश कर रहा था और तब अचानक रोशन हाले ने एक भयानक मंजर को वाज़ेह किया। वह एक इंसानी लाश थी जो काट कबाड़ के अंदर से उभरे हुए तेज नोकीले और जंग आलूद लोहे के सरिये में पिरोई हुई इस तरह झूल रही थी कि लाश के दोनों हाथ और चेहरा नीचे लटक रहे थे और लाश के पेट से जिधर सरिया पेवस्त था वहां से ताज़ा खून बह बहकर सीलन ज़दा फर्श में जज्ब हो रहा था। साजिद के हलक से तेज चीख खारिज हो गई और टार्च उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। नासिर भी परेशान हो गया। दोनों को मालूम न था कि वो लाश किसकी है। वो दहशतनाक मंजर नासिर ने भी देखा था और एक लम्हे को वो भी लरस गया था, मगर साजिद के मुकाबले में उसने अपने हवासों पर फौरी तौर पर काबू पा लिया था। डरो नहीं साजिद, ये कोई जिन भूत नहीं है, टार्च उठाओ, नासिर ने सरगोशी में उससे कहा। साजिद ने हिम्मत करके झुककर टार्च उठाई तो नासिर ने आगे बढ़कर लाश का मुआयना किया। लगता है इसे मौत का शिकार हुए थोड़ी ही देर गुजरी है, वो बुड़बुड़ाया। साजिद की खौफ से बुरी हालत हो रही थी और नासिर भी अंदर से दहशतज़दा था, लेकिन उसने खुद पर काबू पा रखा था। नासिर, यहाँ से फौरन भाग चलो, कहीं हम इसकी लाश की वजह से किसी मुसीबत का शिकार न हो जाएं, साजिद ने लर्जीदा लहजे में कहा। नासिर लाश की तरफ देखते हुए पुरख्याल लहजे में बोला, लगता है ये बदनसीब शख्स अपनी मौत आप मरा है। इसने ज़रूर हमसे पहले यहाँ किसी भी मकसद के तहत अंदर दाखिल होने की कोशिश की होगी और फिर दहशतज़दा होकर भागने की कोशिश की और इस उभरे हुए तेज़ नोकीले सरिये पर गिर पड़ा होगा। नासिर के माहिराना तजिए ने उसकी कुछ परेशानी कम की। वो बोला, नासिर कुछ भी सही, यहाँ एक लाश मौजूद है, कम से कम आज तो हमें वापस लौट जाना चाहिए। बुज़दिलों वाली बातें मत करो साजिद, नासिर ने उसे समझाते हुए कहा। यहाँ किसी को आने की जुर्रत नहीं होती, कौन देखेगा ये लाश, ये इधर ही पड़ी पड़ी गल सड़ जाएगी। आओ कब्र वाला कमरा तलाश करें। अभी से ही अगर यूं खौफजदा हो गए तो आगे अमल कैसे करोगे। फिर वो दोनों बारी बारी सारे कमरों के बोसीदा और टूटे हुए दरवाजों के अंदर झांक झांक कर देखने लगे। इस पुरस्कार आमिर रंगामती ने इन्हें इतना ज़रूर आगाह कर दिया था कि जिस कमरे में कब्र थी वो नीचे ही कहीं वाक़ था, लिहाजा इन्हें ऊपर कहीं तलाश करने की ज़रूरत न थी। बिल आखिर एक कोने वाले कमरे में वो कब्र नज़र आ गई और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। कब्र की हालत बहुत शकस्ता थी। अंदर गड़ा भी पड़ा नज़र आ रहा था जिसके अंदर से 3-4 मोटे मोटे चूहों की आमदोरफ्त जारी थी। नासिर ने फौरन अपने हाथ में थामा हुआ थैला खोला और फिर अंदर हाथ डालकर सबसे पहले एक लालटेन निकाली। इसके अंदर रंगामती की दी हुई खोपड़ी मौजूद थी। ये तुमने अच्छा किया कि लालटेन साथ ले आए, साजिद ने कहा। हाँ जाहिर है पूरा 1 घंटा अमल करना होगा। ये टार्च कब तक काम करेगी नासिर, उसने जेब से माचिस निकालकर लालटेन जलाते हुए कहा। साजिद ने नासिर के कहने पर कपकपाते हाथों से वो खोपड़ी उठाकर कब्र के ऊपर रख दी और फिर दोनों साथ साथ कब्र के करीब बैठ गए। साजिद ने रंगामती के बताए हुए जुमले उगलना शुरू कर दिए। वह हल्की आवाज़ में जुमले दोहराए जा रहा था। अभी इसे ये पुरस्कार अमल करते थोड़ी ही देर गुजरी हुई थी कि अचानक बाहर वाले हालनुमा कमरे में किसी के कदमों की चाप उभरी। साजिद अमल करते करते बुरी तरह चौंका और नासिर भी डर गया। खबरदार डरना मत, अमल जारी रखो और यहाँ से हिलने की कोशिश न करना जब तक कि अमल पूरा न कर लो, वरना बेमौत मारे जाओगे। एक शनासा आवाज़ जैसे पर्दा गैब से उभरी। दोनों इस आवाज़ को पहचान गए थे जो इस पुरस्कार आमिर रंगामती की थी। वो दोनों दहल गए और फिर साजिद ने दोबारा अमल शुरू कर दिया। नासिर के कान अपने अकब में दरवाजे के बाहर उभरने वाले कदमों की चाप पर अटक गए थे जो अब धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही थी। अचानक दरवाजे में जोर का खटका हुआ और तेज गैर इंसानी गुर्राहट उभरी। दोनों ठिठक कर अपनी गर्दनें मोड़ने लगे और अकब में देखा तो जैसे खौफ से रगों में खून मुंजमद हो गया। दरवाजे पर एक नहायत भयानक चेहरे वाली गैर इंसानी मखलूक किसी चौपाई की तरह रेंगती हुई अंदर दाखिल हो रही थी। ये वही मखलूक थी जिसने शगुफ्ता का जीना हराम कर रखा था। अपनी आवाज़ को जारी रखो वरना तुम अपनी मौत मर जाओगे, अमल जारी रखो। आमिर रंगामती की तेज़ आवाज़ गूंजी और फिर दोनों वापस पलटकर खोपड़ी की तरफ मुतवज्जे हो गए। इसके बाद साजिद ने अमल दोबारा शुरू कर दिया। वो गैर इंसानी मखलूक हौलनाक अंदाज में गुर्राती हुई अंदर दाखिल हो गई। उसके ऊंचे कोहान के अकब से निकली हुई मोटी दुम ईंटों के फर्श पर सरसरा रही थी। वो भयानक चेहरे वाली गैर इंसानी मखलूक बहुत गुस्से में थी और अपनी बगैर पपोटों वाली बड़ी बड़ी अंगारा आंखों से इन दोनों को घूरे जा रही थी और बार बार अपनी मोटी दुम जमीन पर जोर जोर से पटक रही थी।
नासिर और साजिद मारे खौफ और दहशत के बुरी तरह लरस रहे थे, मगर आमिर रंगामती की कड़ी साजिश पर सख्ती से अमल करते हुए साजिद अपने अमल में मसरूफ था। इस दौरान इस शैतानी मखलूक की दुम कब्र पर धरी खोपड़ी पर पड़ी तो कब्र के अंदर से एक करीहा चीख बुलंद हुई और दूसरे ही लम्हे कब्र फटते ही एक हड्डियों का ढांचा कब्र में उठ बैठा। साजिद और नासिर दहशतज़दा होकर कई फीट पीछे जा पड़े। शैतानी मखलूक और वो ढांचा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। नासिर और साजिद के लिए बड़े दहशतनाक मनाजिर थे। अमल जारी रखो, अमल जारी रखो, आमिर रंगामती की तेज आवाज़ उभरी। साजिद ने दोबारा उसके बताए हुए अमल का विर्द शुरू कर दिया। कब्र पर धरी खोपड़ी ढांचे के अंदर से निकलने पर एक तरफ को सिरक गई थी। ढांचा दोबारा कब्र में लेट गया। खोपड़ी की आंखों वाले 2 गढ़ों से धुआं के मरगोले उठने लगे। आज का अमल पूरा हो चुका था। वो शैतानी मखलूक भी गायब हो गई थी। खोपड़ी से धुआं उठने का मतलब ये था कि अमल मुकम्मल हो चुका था। नासिर ने जल्दी से खोपड़ी उठाकर थैले में डाल ली, लालटेन संभाली और साजिद को अपने साथ आने का कहकर कमरे से जाने लगा। फिर जब इस जंग आलूद में पिरोई हुई लाश के करीब से गुजरने लगे तो दफतनी लाश के बेसुध झूलते हुए हाथों ने हरकत की और मुल्तजियाना लहजे में कहा, मम मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ये कहकर वो लाश माहिए बेआब की तरह तड़पने लगी। अब तो नासिर और साजिद का मारे दहशत के बुरा हाल हो गया और वो दौड़ पड़े। पूरी अंधेरी कोठी के दरोबाम चीख पड़े, भागो भागो, पकड़ो, जाने न पाए। जैसी कड़ी आवाजें उभरने लगीं। वहां नासिर और साजिद दीवानावार दौड़ते हुए अंधेरी कोठी के मरकजी दरवाजे से बाहर शकस्ता आहते में आ गए। गेट का रुख किया और जब वो अंधेरी कोठी के टूटे हुए गेट से बाहर निकले तो हर गहरा सुकूत तारी हो गया। खबरदार, रुक जाओ, कौन हो तुम? अचानक एक आवाज़ पर वो दोनों बुरी तरह ठिठक कर रुके और बैक वक्त अकब में मुड़कर देखा तो सामने एक शख्स हाथ में टार्च और दूसरे हाथ में लाठी पकड़े करीब ही खड़ा था। यह महल्ले का पुराना चौकीदार खान चाचा था। इसने दोनों के चेहरों पर टार्च की रोशनी फेंकी थी। भागो साजिद, नासिर ने कहा और फिर दोनों दौड़ पड़े। अगले दिन पूरे महल्ले में कोहराम मच गया। खबर ये थी कि रिजवी नामी जिस शख्स ने वो अंधेरी कोठी खरीदी थी उसकी लाश इस कोठी के अंदर एक सरिया में पिरोई हुई पाई गई। जब रिजवी के घरवाले इन्हें तलाश करते हुए कोठी के अंदर दाखिल हुए तो इन्हें रिजवी की लाश पड़ी मिली। इसी वक्त पुलिस को इतला दी गई तो खान ने पुलिस को बताया कि रिजवी ने ये कोठी खरीद ली थी और वह इन्हें बगैर बताए शायद किसी वक्त इस अंधेरी कोठी का तन्हा मुआयना करने के लिए अंदर दाखिल हुए, जहां इनको कत्ल कर दिया गया। आज से भी चक्कर में ये बात यहीं ख़त्म हो जाती अगर वो चौकीदार खान चाचा इस रात नासिर और साजिद को अंधेरी कोठी से चोरों की तरह निकलकर भागते हुए न देखता। वो चूंकि महल्ले का चौकीदार था इसलिए नासिर और साजिद को खूब अच्छी तरह पहचानता था। इसने फौरन पुलिस को बता दिया कि इस रात लड़कों को भागते हुए देखा था, जिनमें से एक तैमूर का बेटा साजिद और दूसरा शफकत अली का भांजा नासिर था। गालिबन पुलिस ने बैक वक्त इन दोनों के घरों पर छापा मारकर नासिर और साजिद को रिजवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और सीधा थाने ले गई और दोनों के घरों में कोहराम मच गया। नासिर और साजिद इस नागहानी उफ्ताद पर बुरी तरह परेशान हो गए थे। थाने का इंचार्ज एक खुर्राट हैंड कांस्टेबल था। वहां अभी तक कोई एसएचओ तैनात नहीं हुआ था। यूं भी ये इलाका ऐसा था कि यहाँ जुराइम न होने के बराबर थे और जाहिर है जहाँ रावी चैन ही चैन लिखे तो वहाँ ऊपर की आमदनी का क्या जवाज। इसलिए कोई यहाँ ट्रांसफ़र होकर आता भी था तो चंद रोज़ ठंड के बाद दोबारा अपना तबादला करवा लेता। ले देकर एक हेड कांस्टेबल इनायत ही रह गया था जो खुद को हवलदार कहलवाना ज़्यादा पसंद करता था। वो एक खुर्राट सूरत पक्की उम्र का शख्स था। छोटी मोटी चोरी चकारी की वारदातों में देने दिलाने का सिलसिला भी लगा रहता था, मगर बात चंद छोटे नोटों से आगे न बढ़ी थी। लेकिन इतने अरसे बाद इस महल्ले में कत्ल की इस लर्ज़ा खेज़ वारदात पर वो खुद भी चौंके बिना नहीं रह सका था। अब साजिद और नासिर